गुड इवनिंग गर्ल्स, सो दैट इजिली समझ में और जल्दी आ जाए। ओके, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो एक थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस थी, उसे बोलते हैं ब्लैक वर्सेस व्हाइट्स की थ्योरी, जिसमें वो ये बोलते थे कि हम इतने कल्चर्ड हैं, हम इतने सुपीरियर हैं, तुम लिबर्टी इक्वालिटी का क्या मतलब जानो, क्या करोगे इसको लेकर के। ठीक है, एक तरह से स्टार्टिंग में उन्होंने हमारे अंदर ये फीलिंग डाल भी दी थी कि सही बात है यार, हम तो इतने पगले हैं, हम क्या ही करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों की, हम गुलाम ही ठीक है। वो बोले तुमने तो हजारों सालों से गुलामी की है, पहले मुगल्स की गुलामी की, सल्तनत की गुलामी की, थोड़ी और कर लोगे, क्या फर्क पड़ेगा। समझ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री राइटर्स, फिक्शन राइटर्स, उन्होंने इंडिया को ग्लोरीफाई करना शुरू करा, अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू करा इंडिया के बारे में। जैसे कि मुगल काल के टाइम पे हमारा कल्चर कितना प्रोमिनेंट था, कैसे हमारे लिए ताजमहल इंपॉर्टेंट है, हम कितने कल्चरल हैं, कितने सभ्य हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, अतिथि देवो भव में बिलीव करते हैं, हम किसी को परेशान नहीं करते, हम हिटलर की तरह एक्सपेंशनिस्ट नहीं है जो दूसरों का माल हड़पना चाहे। सो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट इंडिया और इंडिया के कल्चर में, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय वर्ग, मिडिल क्लास ने, इंटेलिजेंट लोगों ने उनको पब्लिश करना शुरू करा। लोगों को ये एक फीलिंग आ गई कि ये ब्लैक और व्हाइट की थ्योरी कोई थ्योरी नहीं होती है, जस्ट अ स्किन कलर। समझ गए। कहने का मतलब ये है कि ऑल आर इक्वल, क्योंकि बाई नेचर सबको इक्वल बनाया है नेचर ने, सबको हाँ, कॉमन। अगर कोई इंडियन बहुत व्हाइट है तो उसको व्हाइट बोलेंगे या ब्लैक? वो इंडियन कितना भी व्हाइट हो, उनके कंपैरिजन में कमी पड़ जाता था। आप करीना कपूर को तुम अंग्रेज के सामने खड़ा कर दोगे, काली ही लगेगी। मैम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो लगेगी आपको एकदम रशियन है, फिर इतनी हो गोरी सकता है है वो वो। रशियन डिसेंडेंट हो, हमें क्या पता। मतलब लेकिन ओरिजिनल इंडियन, रशियन अरे डिसेंडेंट मतलब? मतलब ब्रीड हो सकते हैं ना बेटा, बहुत सारे लोग एंग्लो इंडियंस की शादी जो है वो इंडियन से हुई तो उनके बच्चे बहुत गोरे पैदा हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ओरिजिनली गोरे थे। मैम तो तो उसको कहीं पता भी तो होना चाहिए ना, वो पता नहीं, चले उसकी वो नानी तो ना रशियन उनके है और फादर के उसकी। फोर फादर के फोर फादर, बट कहीं ना कहीं मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ ही होगा, ऐसे थोड़ी ना जीन्स चेंज हो जाते हैं, क्लाइमेटिक जीन्स इतनी आसानी से। मैम उसकी अरे जीन्स जो में ही वैसा है। मतलब उसकी जिनको मम्मी तो हम्म। उसकी मम्मी तो इतनी गोरी है, मतलब उसकी मम्मी को कोई डिजीज है, वाइट कोई डिजीज होती है क्या, वाइट हाँ जो हाँ, बहुत वाइट होते उसमें हैं? स्किन की पूरी वाइट हो जाती है, पलके भी वाइट हो जाती हैं। अच्छा, तो उसकी एक मम्मी को वो है और वो बहुत गोरी है। वो बीमारी है ना बेटा, वो उसे गोरा होना थोड़ा ना कहेंगे, इट्स अ नहीं डिजीज नहीं, है कोई। उसकी मम्मी को बीमारी है पर वो गोरी है। अच्छा, उसकी अभी मम्मी को अगर वो बीमारी है तो उनके जीन्स में कोई इशू होगा जिसमें मेलानिन कंटेंट नहीं होगा, वो तो बायोलॉजिकल हाँ, फिनोमेना हो गया। बट इन जनरल एक इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ब्राउन स्किन है, वीटिश बोलते हैं जैसे, हम वाइट नहीं है, वी आर ब्राउन स्किन। ब्लैक तो अफ्रीकन हो गए, ब्राउन हो गए इंडियन। रेशियल जो हायरार्की है उसमें हम बीच में आते हैं। जितना बुरा सुलूक अफ्रीकन के साथ में किया उतना हमारे साथ नहीं किया, बट फिर भी वो रेशियली सुपीरियर, इस बात पे कोई डाउट नहीं है। और वो भी क्यों? मतलब हम मिड टोन के है ना, मतलब हाँ हाँ, कि वी आर ना तो ब्राउन। ज्यादा ना तो काले। क्या?
ना तुम ज्यादा गोरे ना तो काले। सही बात है। तो धीरे धीरे हमने अपने कल्चर को एक्सप्लोर करा और फिर हमने अपने अंदर एक प्राइड की फीलिंग कि नहीं हम इतने बुरे नहीं जितना तुम बता रहे हो, हम हमारी कंट्री संभाल लेंगे, तुम निकलो पहले, ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे। ये है कुछ फीलिंग कि हमारे अंदर कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग आई। अब इसमें कुछ इवेंट्स हैं जिसको फैक्ट बोलते हैं, उनको रटना है। कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे दिखाओगे? पहला ये दिखाओ, इमेज ऑफ भारत माता बनी 20th सेंचुरी में। उसके पहले भारत माता नहीं थी, भारत वर्ष था। फिर एक भारत माता की इमेज आई जिससे सब लोग भारत को माँ के समान समझने लगे और फिर उससे कनेक्ट करने लगे। तो एक भारत माँ की इमेज है जो 20th सेंचुरी में आई। सबसे पहले तो वो अबींद्रनाथ आई थिंक टैगोर ने बनाई थी, उस अबींद्रनाथ टैगोर ने। बाद में फिर मतलब मुझे एग्जैक्टली मैं चेक करके बताऊंगी, बट आई थिंक अबींद्रनाथ करेक्ट है। ओके, इमेज जो है रविंद्रनाथ या रविंद्रनाथ? नहीं, रविंद्र नहीं, अबींद्र, अबींद्र एनसीईआरटी में लिखा होगा लास्ट भाई है, पैराग्राफ में। ये नहीं नहीं भाई भाई, भाई है। अलग अलग है, अलग है बेटा। ओके मैम पता है इस बुक में हमें लग रहा था ना डेट्स गलत है, वो सारी बुक्स में वही डेट्स हैं जो आपने जो बुक दी है उसमें भी वही वही है, जिसमें मतलब सब में वही है, अच्छा, अलग है। जो मेरे पास दो एनसीईआरटी है, मैंने दोनों में देखी है, एक 3 साल पुरानी है और एक पिछले साल की है, वही दोनों दिया में होगा ना उन्होंने 16 17 18, 16 17 18। क्योंकि बेटा वो यूपीएससी लेवल का मैम मेरी क्वेश्चन है, दोस्त की बुक में पर, इसलिए एक्चुअली मैम वो पर यूपी। मेरी जो दोस्त है उसकी पता नहीं कौन सी बुक है, उसने मेरे को जो पिक भेजी थी उसमें पर 17 17 18 था। वो बेटा वही तो मैं इतनी श्योर इसीलिए थी बिकॉज वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था। मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है तो मैं कभी उस चीज के बारे में, लेकिन आपने जो बोला था उसमें मैम वो उल्टा था। अहमदाबाद ऊपर था हाँ, और उसमें नीचे नीचे है। तो फिर वैसे ही कर लो जैसे एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि फिर हो सकता है ये और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो जो नहीं मेरे में हो। लेकिन वो 16 17 18 इयर्स के लिए तो आई वाज श्योर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जिसकी बुक में देखो, जब डेट्स में हमेशा ही कंफ्यूजन होगा क्योंकि हिस्ट्री में बहुत जगह अलग अलग चीजें छपी होती है, लोग अलग अलग बुक्स को रेफर हाँ, करते तो हैं। ऐसे कैसे चलेगा तुमने अगर तुमने ऑप्शन में केवल टिक एनसीईआरटी, तुम एनसीईआरटी करोगे सही होता है। बोर्ड वाले इतने सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं, पागल नहीं है वो, उनको पता है कि ऐसी डेट्स हैं और कंफ्यूज होते हैं बच्चे। वो तुम्हें सही नंबर देंगे। तुम्हारे पास केवल तुम्हारी बुक होनी चाहिए कंटेस्ट करने के लिए कि अगर कटे तुम्हें ये बोले मैंने यहाँ से पढ़ा है, वो बढ़ेगा। घर में तो नहीं बैठ सकते मैम ना, तो क्या अगर अगर तो कोई नहीं, डेट आई जो एनसीईआरटी 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 में गलत नहीं है, एनसीईआरटी की ही चीज फॉलो एकदम फॉलो नहीं करो। मैम, पर जैसे वो कह रही है कि दूसरे किसी की एनसीईआरटी में डिफरेंट डेट है, हमारी में कोई और है, तुम फिर सुनिए, अब तुम अपनी एनसीईआरटी फॉलो करो ना। उस दूसरे की ने एनसीईआरटी का पिक भेजा, कौन सा पिक भेजा हमें क्या पता। हम तो अपनी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और मेरे पास जो न्यू एनसीईआरटी उसमें भी वही चीज लिखी जो तुमने दिखाया है, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अकेले की बुक में केवल 16 17 18 लिख के भेजा, बाकी पब्लिकेशंस में गया ही नहीं नहीं होगा। मैम, ये तो मेरे पास दो बुक थी, मैंने दोनों से चेक किया, दोनों में वही था और नहीं ऑल नहीं, इन न्यू वन में भी एनसीईआरटी में वो वही लिखा हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है चलो, फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के लिए हम उसको 16 17 18 मान के चलते हैं। और पहला है चंपारण, अगला है खेड़ा और फिर है अहमदाबाद, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ एनसीईआरटी में, ऐसे ही लर्न कर लेते हैं। अच्छा, मैम लास्ट एक चीज हमारी बुक में जियोग्राफी की और इकोनॉमिक्स की बुक में ना बहुत टेबल नहीं है, जो नई एडिशन में तो वो नहीं है ना, मतलब नहीं नहीं टेबल नहीं है। हाँ। कौन सी टेबल? किस टेबल की बात? वो ना हमारी मैम भी आज जब पढ़ा रही थी उनकी भी बुक में ना, जैसे वो वाला जो चैप्टर है ना, वो कौन सा था वो, इकोनॉमिक, वो लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसमें ना हर जैसे रोड के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बाद ना हर पुरानी बुक में टेबल है जिसमें उन्होंने बायोडेटा दिया हुआ है कि इतनी रोड बनी है, इतना वो बना है, ये सब नहीं तो वो पूछते हमारी बेटा बुक में पर पेपर नहीं में। है। वो टेबल इंपॉर्टेंट ही नहीं हाँ है, वो वही ना। पूछते ही नहीं है बोर्ड्स में। ये सब बोर्ड्स में बहुत खुद्दू क्वेश्चन आते हैं एकदम भरने वाले 6 मार्कर में, और एमसीक्यूज बहुत इजी आते हैं। उन्हें फोकस नंबर पे मैम करना है इस हम बार तो लोग। एमसीक्यूज ही ज्यादा है ना हमारे में, और वही डर लगता है कि तो क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज तो क्या हो है, जाता एक है। एग्जाम आइडिया ले लो, एग्जाम मेट ले लो, और एक तुम लोगों की ऑल इन वन आती है। एक जो सैंपल पेपर आया उसमें तो ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसे स्कूल वाले ले रहे हैं 50% सैंपल पेपर में नहीं है ऐसे, उसमें तो केस स्टडी वगैरह है। सैंपल पेपर तो सीबीएसई वो के भी फिलहाल फॉलो करो। सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज कर डालो, एग्जाम आइडिया कर डालो, एग्जाम मेट या ऑल इन वन जो भी है तुम्हारे पास उससे कर लो, उतने में हो जाएगा कल्याण।
और घूम फिर के पूछेगा, कभी आंसर को क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन को आंसर बना देगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। समझ गए? 10th है, मैम 100 एक की क्लास लास्ट, में नहीं हो। हाँ पूछो। मैम जैसे मेरे पास ना सारी जो किताबें हैं वो पिछले साल की है, इस साल की नहीं है, तो ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस नहीं बनने है, मेरे पास पिछली की पिछली किताब और इस साल की किताब सेम एडिशन है, केवल कवर चेंज होता है। 10 साल तक एनसीईआरटी में केवल कवर चेंज होता है, 10 साल में ही एक बार में सिलेबस रिवाइज मेरे होता है। पास तो 3 साल पुरानी जो है उसमें कुछ कुछ कंटेंट मिसिंग सीबीएसई है ने जो बेटा, वो हमारी गलती है ना, सीबीएसई ने 2 ही साल पहले सिलेबस चेंज किया है ना, पैटर्न थोड़ा। लेकिन वो करता 10 साल में है, हर 2 साल में नहीं होता उनका। पिछली बार मैम 2 साल जैसे में। साइंस में वो वाली बुक है जो सर ने दी है, वो सैंपल पेपर के लिए, वैसे एसएसटी की भी कोई बुक है जो जिसमें अच्छे वो रहते हैं? मेरी बुक के पीछे 3-4 सैंपल पेपर लिखे हुए हैं, मैं दे दूंगी, बाकी अपन सीबीएसई सैंपल पेपर करेंगे। मुझे दुनिया में किसी और इंसान पे भरोसा नहीं है, मुझे सीबीएसई पे भरोसा है, मैं तो सीबीएसई सैंपल पेपर करा। इंग्लिश में भी मैं वही कराती हूँ, 9 साल को भी वही कराती हूँ। क्योंकि देखो, जो एग्जाम है तुम उसके सैंपल पेपर छोड़ करके दुनिया के मॉक पेपर करके करोगे क्या? तुम सीबीएसई वाले सैंपल पेपर रट लो, तुम्हारा उसी से 50% 60% क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। किसकी? 10th वाली? हाँ है, 10th की कल इंग्लिश है। ओके, तो अच्छा आप पढ़ा ले, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे क्या? लिखना तो पूछ ले, क्या लिखना है, मैं लिखोगे क्या? आएगा तो ठीक है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग में पहला तो ये है कि भारत माता की इमेज हमने बनी, जो कि 3rd पॉइंट इसमें दिया उन्होंने, रवींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। ठीक है, तो इमेज ऑफ भारत माता बनने से सबको फीलिंग आ गई कि हम तो भारत माँ के बेटे हैं, माँ आ गई तो बच्चे भी तो आएंगे, तो हम बच्चे हो गए, वो हो गई भारत माँ। तो ये फैक्ट है जो याद करना है। अगर कोई तुमसे पूछे कि कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे हुआ, 4-5 तरीके, प्रिंट मीडिया, सिंबल, सॉन्ग, हिस्ट्री, स्ट्रगल। अब इनमें क्या क्या हुआ, तो क्या है, भारत माता की एक इमेज बनी। पहले ये इमेज है वो 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी ये इमेज बनाई थी, बट इट वाज नॉट दैट फेमस। ठीक है, बट अगर फर्स्ट टाइम देखा जाए तो जिन्होंने आनंद मठ लिखी है, उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने बनाई थी ये इमेज फर्स्ट भारत माता की 1870s में ही। ठीक है, वंदे मातरम को उन्होंने हाइम बनाया था मदरलैंड का, जिसको हम आज भी गाते हैं। उसके अलावा वंदे मातरम को उन्होंने बाद में अपनी जो बुक है आनंद मठ, उसमें भी उन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल में हुआ 1906 और 56 में, वंदे मातरम इतना गाया गया कि अल्टीमेटली हमने उसको क्या बना लिया, क्या बना लिया? वंदे मातरम सॉन्ग है, वंदे नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम है या नेशनल सॉन्ग है? सॉन्ग है। ठीक है, तो हमने फिर उसको नेशनल सॉन्ग बना लिया। ठीक है, अब स्वदेशी मूवमेंट में अबिंद्रनाथ टैगोर ने, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1906, उसी की बात चल रहा है बंगाल में, जिसमें बंगाल का पार्टीशन कर रहा था लॉर्ड कर्जन, और बंगालीज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक स्वदेशी मूवमेंट छेड़ा था। ठीक है, उसमें अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज बनाई सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई 1870s में। उसके बाद अबिंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी मूवमेंट 1906 उसके अराउंड बनाई है, बट अबिंद्रनाथ टैगोर वाली ज्यादा फेमस है। मतलब तब से एक्चुअली इंडिया की अवेकनिंग हुई ना, क्योंकि हम तो हिस्ट्री मॉडर्न पढ़ रहे हैं 1900 के बाद की, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की। अबिंद्रनाथ टैगोर वाली जो पेंटिंग है, उससे बहुत ज्यादा कल्चर लोग कनेक्ट होने लगे कि सही है, उन्होंने भारत माता को दिखाया हुआ है साध्वी आदवी टाइप से। ठीक है, उन्होंने एस्थेटिक फिगर उनको दिखाया है। क्यों फिगर है? क्योंकि वो काम है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? somebody with positive vibes, समझ गए? तो उन्होंने भगवा पहना रखा है उनको, और बिल्कुल जैसे साध्वी लोग होते हैं ना, काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। वो दुनिया के मटेरियलिज्म से एकदम अलग है, वो बहुत काम है, और ऐसी माँ है जिन्होंने अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाया हुआ है, वो डिवाइन है। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें अबिंद्रनाथ टैगोर ने उस पेंटिंग के थ्रू दिखा दी। क्योंकि वो पेंटिंग में काली माँ भी बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, बट उन्होंने साध्वी बनाना प्रेफर किया, बिकॉज उन्होंने इंडिया को वैसा ही इमेजिन करा कि यहाँ पर लोग स्पिरिचुअल होंगे, काम होंगे, अच्छे सच्चे प्यारे प्यारे लोग। सत्याग्रहियों की माता है ये डिवाइन वाली माता। कहने मत पाते हैं अभी कौन है वो है। ये जो एसेटिक माता है, ये सत्याग्रहियों की ट्रू माता है। तो एक्चुअली ये गांधी जी की ट्रू माता है। जिस तरह गांधी जी के सत्याग्रही बड़े प्यारे प्यारे हैं, तो वैसे ही उनकी माता है ये भारत माता। ठीक है, क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, माँ आ गई तो लोगों को डिवोशन आ गया कि हमारी मदरलैंड है, हमको इसके लिए डिवोट होना चाहिए। और धीरे धीरे नेशनलिस्ट स्पिरिट इंडिया के अंदर डेवलप हो गई, हम एक कंट्री का पार्ट है। उसके बाद 19th सेंचुरी में फोक सॉन्ग्स, टेल्स हैं, पोएट्स लोग जो हैं, तो बंजारे लोग घूम घूम के नहीं गाते रहते हैं, वो सुनाते थे चलते फिरते, लोग सुनते थे, उनको अच्छा लगता था।
स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था और बाकी मूवमेंट लोग सड़कों पे निकलते थे तो स्लोगन गाते थे, गीत गाते थे। भाई एक गा रहा है, बाकी सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते उन्होंने किसी और को सुनाया, तो दैट्स हाउ फोक सॉन्ग्स और टेल्स में से काफी कुछ इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी। एक ट्रेडिशनल पिक्चर बन गई, जो कि ये हो गया कि हम फॉरेनर्स के अगेंस्ट हैं और हमको इनसे लड़ना है, ठीक है। उसके बाद इन चेन्नई नताशा एक शास्त्री है जिन्होंने एक 4 वॉल्यूम तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन निकाला। ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिंपल चीजें याद करो जो हमेशा याद रहे। नतेशा शास्त्री जो है, उन्होंने एक फोक टेल्स का मतलब है तमिल की जो कहानियां हैं उनकी बुक निकाली। उन्होंने लिखा फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया मतलब सदर्न इंडिया में जितनी भी फोकलोर लोकल कहानियां फेमस है वो उन्होंने निकाली थी। उनको ऐसा लगता था कि फोकलोर इतनी ट्रस्टवर्दी होती हैं कि लोगों से वो रियल कनेक्ट हो जाएंगी, समझ गए। लोग उनको पढ़ेंगे तो वो अपने आराम से, अब तुमको कोई मैं बोलूं कि साउथ की कोई माता है उनकी कहानी है, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड क्योंकि तुमने बचपन से नहीं सुना। लेकिन राम जी की स्टोरी में फटाक से इंटरेस्ट ले लोगे क्योंकि बचपन से सुना है। तो इस तरह से उनको लगता था कि फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स होते हैं, उनमें लोग जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने फोक टेल्स निकाली थी, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने आइकन सिंबल को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि तिलक जी हैं, उन्होंने गणेश चतुर्थी मनाना शुरू करा और महाराष्ट्र में आज तक मनाई जाती है गणेश उत्सव। तो तिलक जी ने वो शुरू कर दिया तो लोग उससे अटैच होने लगे। तो लोग अलग अलग अपने टाइम से काम कर रहे थे जो जो कर सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही एक 3 कलर का फ्लैग इशू कर दिया गया था 1906 में ही। रेड, ग्रीन और व्हाइट था, जो कि बंगाल में डिजाइन किया गया था। और उसमें जो सिंबल यूज हुए थे वो भी अपने सेंटिमेंट दिखाने के लिए यूज हुए थे, हम नेशनलिस्ट हैं। तो हमारे पास हर तरह के हथियार थे, सॉन्ग ले लो, कहानी ले लो, झंडा ले लो, भारत माता की इमेज ले लो, कुछ भी करके हमारा एक ये नहीं है फ्लैग, इंडिया का फ्लैग रेड ग्रीन वाला ना। तो नहीं है। अरे वो ये देसी फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग बाद में किसी और ने बनाया है। तो ये एक फ्लैग उन्होंने बनाया है, नेम अभी आएगा नीचे। और गांधी जी ने भी एक फ्लैग बनाया था, उसका नाम स्वराज फ्लैग था। बहुत फ्लैग बने इंडिया के, इंडिया से पहले। हमारा वाला जो फ्लैग है वो लास्ट में हमने चूज करा था, ठीक है। तो इट इज नॉट दिस फ्लैग। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, अब भाई झंडे का मतलब क्या, फीलिंग। ये है आज से हमारा झंडा, बाद में चेंज कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो स्वदेशी मूवमेंट में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया, उससे लोग कनेक्ट हो गए। अगली बार में गांधी जी ने 1921 में खुद एक फ्लैग डिजाइन करा। ये लीडर लोग पगले थोड़ी ना है जो फ्लैग डिजाइन करते घूम रहे हैं। इनको पता है कि फ्लैग सबके हाथों में जाएगा तो पब्लिसिटी बढ़ेगी और लोग कनेक्ट हो जाएंगे मूवमेंट से। ये काम है लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने की टेक्निक है। गांधी जी ने स्वराज फ्लैग निकाला, उसका नाम उन्होंने स्वराज फ्लैग रखा। उसमें रेड, ग्रीन एंड व्हाइट 3 कलर थे और स्पिनिंग व्हील था सेंटर में। बाद में हमने इस फ्लैग को चेंज करके स्पिनिंग व्हील को हटा के बीच में अशोक चक्र लगा दिया। रेड, ग्रीन और व्हाइट तो हमारा भी है। तो उनका चरखा बिल्कुल इंडिया के जैसा ही था, बस बीच में उसमें उनका फ्लैग इंडिया के जैसा ही था, बस बीच में उसमें चरखा लगा। कलर क्या? रेड मतलब सैफरन, एक ही जैसा है। रेड मतलब Red. सैफरन ही मानो उसको। तो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर का उनका फ्लैग था, बीच में स्पिनिंग व्हील था। बाद में जब हमारा आया तो हमने क्या करा, चेंज करके उसमें अब हमने अशोक चक्र लगा दिया। आपको गांधी ज्यादा पसंद नहीं थी तो हमने उनका चरखा अडॉप्ट नहीं किया। और एक तरह से देखा जाए तो अशोक चक्र का व्हील गांधी जी के चरखे का व्हील ही है। सिंबल उसे भी बता सकते हो, व्हील दोनों में होता है। चरखे में पूरा चरखा बना हुआ था, एक व्हील और साइड में निशान। इसमें क्या ही है, इसमें तो केवल अशोक चक्र बनना है। इन जनरल हमने फ्लैग चेंज किया है टाइम टाइम पर। और फ्लैग चेंज करने का केवल एक ही रीजन था, हम ये चाहते थे, सॉरी, फ्लैग बनाने का केवल एक ही रीजन था, हम ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मूवमेंट में आए, खुद पढ़े लोग, भगा दे ब्रिटिशर्स को। नेशनलिज्म इन इंडिया में तुम्हें ऐसी इमोशनल बातें लिखनी है कि हमारे पास फोक लोर थे, सॉन्ग्स थे, हमने पब्लिश करे, हमने आइकन्स बनाए, हमने भारत माता की इमेज बनाई, हमने स्वराज फ्लैग बनाए, स्वदेशी के टाइम हमने फ्लैग बनाया। और इन सब से हम ये दिखाएंगे कि नेशनलिज्म इंडिया में एक दिन में नहीं आया है। कब आया है? सालों लग गए। 1857 में तो पहली बार भगाने की कोशिश की थी, बहुत पिटाई हुई थी हमारी। तो उसके बाद धीरे 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 हम उनको 1857 के बाद 1947 में भगा पाए। 90 साल और लग गए हमको। क्यों? क्योंकि 90 साल में इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हो रहा था अलग अलग तरीकों से। ये वही तरीके हैं जिसे नेशनलिज्म हम डेवलप कर रहे थे। 19th सेंचुरी में क्या हुआ भाई, झंडों से कहानियों से कुछ बातें बनी, लेकिन जो लोग बहुत पढ़े लिखे थे उनको ये झंडे और कहानियों की बातें ज्यादा समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कुछ अच्छा बताओ तब मानेंगे हम कंट्री हैं। तो
कुछ लोग हैं जिन्होंने लिटरेचर अपना बनाना शुरू करा, जो पुराने जमाने में किताबें लिखी जाती थी कालिदास की और इधर उधर की, उन सबको उन्होंने रीपब्लिश करना शुरू करा। कुछ लोगों ने हिस्ट्री में जाकर के रिसर्च करा और फिर वहां से इंडिया के पास्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीजें निकाली कि हम लोग कितने अच्छे थे। जब अक्लमंद लोग उनको पढ़ते तो उनको भी लगता कि नहीं यार, हम थे तो बढ़िया, अभी हम ऐसे हो गए हैं, हमको इनको भगाने की जरूरत है। धीरे धीरे क्या क्या हुआ, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा इंडियन नेशनलिस्ट ने जिससे वो इंडिया को एक सूत्र, एक धागे में ना पिरो सके। गांधी जी का ही कहा ले लो, गांधी जी दिन भर गाते रहते थे, वैष्णव जन तेने ही कहिए पीर पराई जाने जो। उनको ही वैष्णव जन बोल सकते हैं जो दूसरे के दर्द को समझे। जिस दिन भर गाते रहते तो आदमी को लगता था मुझे इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं अपने भाई बहनों के बारे में सोचूं। तो कोई कमी नहीं छोड़ी इंडियन लीडर्स ने, क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल, हमें लॉजिक नहीं समझ आता। हमने अरे सारी की सारी इमोशनल चीजें हमारे साथ हुई और हम नेशनल के एक धागे में रो रो दे गए। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, ये तो हमने पॉजिटिव। अब जो मैंने चीजें तुम्हें बताई, ये बताओ उसमें एक चीज थी जो कॉमन थी, क्या? मैम सब में इंडियनिज्म की फीलिंग आ गई। ऐसा नहीं लग रहा कि इंडियंस को पिरोने में हिंदू को पिरो रहे हैं? भारत माता से मुस्लिम्स का क्या कनेक्शन है? सिर्फ हिंदू हाँ कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। हमने काम बहुत किया, लेकिन हमने बाकी कम्युनिटीज के सिंबल नहीं उठाए। हमने चांद तारा नहीं उठाया मुस्लिम्स के लिए, ग्रीन कलर नहीं उठाया ना हमने। मैम चांद तारा तो अब लॉन्च हो गया था। अरे मतलब इन जनरल वो भी कुछ चीजें फॉलो कर, वो मस्जिद के ऊपर लगाते हैं चांद तारा, तो कुछ सोच के ही लगाते होंगे। मतलब इन जनरल उनकी भी, उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनको हमने फॉलो नहीं करा। नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पर हमने उनकी फोक टेल्स को भी नहीं फेमस करा। हमने भारत माँ की इमेज बनाई, अम्मी की नहीं, फॉर द फॉर जस्ट द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड की। बेटा मतलब ये लोग चाहते थे कि सब लोग को साथ लेके चले, पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलती हो गई इनसे नेग्लेक्ट कर गलती दिया हुई। बाकी रिलीजियंस को। राइट। नॉन हिंदू जो कम्युनिटी थी वो ये साफ साफ भाषा में मुस्लिम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये बुरे नहीं दिखना चाहते बुक वाले, बट नॉन हिंदू कम्युनिटी मतलब मेजरली मुस्लिम, क्रिश्चियंस, वो लोग इतने कनेक्ट नहीं हुए। मतलब क्यों? क्योंकि मैम आप जो इंडिया चीजें में कर रहे हो वो क्रिश्चियंस हिंदू ट्रेडिशन की कर रहे हो। क्या बेटा? इंडिया में तब थे उतने। पूरा केरला में तो क्रिश्चियंस ही हैं। पूरा केरला, पूरा गोवा क्रिश्चियंस ही हैं। कहाँ है क्रिश्चियन? बहुत हुआ है ना, उसके चक्कर में भी काफी क्रिश्चियंस है। कन्वर्जन इतना कर दिया ना मिशनरीज ने आकर के कि बहुत सारे लोग इंडिया में कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियंस में, तो क्रिश्चियंस थे। ठीक है, अब उनका उनका वो 200 सालों तक इंडिया में थे, किस किस को कन्वर्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो जो नॉन हिंदू कम्युनिटी थी उसको नहीं कर पाए ये लोग। ल्योर का मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि इनकी जो हरकतें थी वो सनातनी थी, हिंदुत्व वाली ज्यादा थी, वही काम कर रही थी। अलग को मांगना सही था, पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ, वरना वो अब लोग इस बात का फैसला कौन कर सकता है, सही था या गलत? बट मुझे मेजरली गलत भी नहीं लगता है। पर्सपेक्टिव्स होता है इसमें, कोई बोलता है अच्छा हुआ, कोई बोलता है कि नहीं उन सबकी यूनिटी अच्छी होती। कहीं ना कहीं गांधी जी से ही कमी रह गई। गांधी जी के हिसाब से सब चलते थे। अब बच्चे की जान लोगे क्या? एक अकेला इंसान क्या क्या करे? बोला कि आजादी भी मैंने दिले भी नहीं करना था उनको। जितना। लेकिन ठीक है, एक तरह से उनको अलग कंट्री मिल गया, सही हो गया। आज की डेट में इमेजिन करो, हम 200 करोड़ हो जाते अगर पाकिस्तान अभी भी इंडिया का पार्ट होता, और हम ऑलमोस्ट सिविल वॉर हो जाता हमारी कंट्री में, इतनी पॉपुलेशन। क्योंकि वो तो वहीं भिख मांगे, जरा सी जमीन ले तो ढेर सारे आ जाते। मतलब इट्स नॉट अबाउट द कम्युनिटी हेट्रेड, इट्स अबाउट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करना बहुत टफ है। अच्छा हुआ कि बंटवारा उस वक्त ही हो गया। ठीक है, यार सिविल डिसोबीडियंस हम ऑलरेडी कर चुके थे। नॉन कोऑपरेशन में वी वर लेफ्ट, एक पेज हमने पूरा छोड़ दिया था, और उसमें एक वो है कि मूवमेंट को लेकर के अलग अलग लोगों ने क्या स्टैंड का मतलब धागे, ये है मूवमेंट का गुच्छा, इससे कहां कहां धागे निकल रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हुई, टाउन में कैसा रहा, कंट्री साइड में कैसा रहा, किसने पॉजिटिवली लिया, किसने नेगेटिवली लिया, ये पढ़ना है। इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक आधे मात्रा वाला आता है कि मैम प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या किया जब उन्होंने नॉन हाँ, बट कोऑपरेशन लेकिन मुझे लगता नहीं है, मतलब इस बारी आएगा, मतलब पढ़ना तो न्यूज़ पूरा में ही है।
हमारे मिड टर्म्स में आया था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा 5 नंबर का था। ओके, स्कूल्स को आदत पड़ गई है वो पूछने की जो सीबीएसई नहीं पूछता। ठीक है, हम लोगों को 4-5 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा अच्छे से करने हैं। नॉन कोऑपरेशन, रीजन किस वजह से हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिविल डिसोबीडियंस एंड नेशनलिज्म। समझ गए? बाकी चैप्टर पूरा पढ़ना है 1-1 मार्कर के लिए, बट लॉन्ग रेडी करके ये जाने अच्छे से। चलो देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन, पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है। नॉन कोऑपरेशन में डिफरेंट मोमेंट क्या थे? अब तुम्हें अच्छे से पता है कि नॉन कोऑपरेशन क्यों हुआ। नॉन कोऑपरेशन हुआ इसीलिए क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह गांधी जी ने छेड़ा था, उसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग कांड कर दिया उन लोगों ने, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उससे एक फीलिंग आ गई कि हमें एक ऐसा मोमेंट, मास मोमेंट करना पड़ेगा जिनसे हम इन्हें भगाएं। मौका मिल गया वर्ल्ड वॉर 1 के रिजल्ट के बाद। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गया। और वो लॉन्च होने के बाद 2 साल के अंदर वापस विड्रॉ भी कर लिया गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था मेरे मूवमेंट में कभी वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि ट्रू सत्याग्रही कभी भी हथियार नहीं उठाता है। चौरी चौरा कांड जब किया लोगों ने, चौरी चौरा गोरखपुर में पुलिस स्टेशन में 22 लोगों को जला दिया, गांधी जी ने बोला मैं तो वायलेंस के इतने अगेंस्ट हूँ, मेरे ही आंदोलन में किसी ने पुलिस वालों को जला दिया, आई विल विड्रॉ दी मूवमेंट, मैं वापस लेता हूँ। और नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया। लेकिन नॉन कोऑपरेशन के साइड बाय साइड क्या क्या हो रहा था कंट्री में, देखते हैं टाउन्स में क्या था। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो पूरा नाम है जानते हैं क्यों, जनवरी 1921 में शुरू हुआ। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप ने इसको अलग अलग तरीके से देखा। बहुत टाउन्स में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, मिडिल क्लास लोग टाउन्स और सिटीज में रहते हैं, तुमको पता है, वो लोग ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। इस तरह से टाउन्स में जनरली स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स ये सब ज्यादा रहते हैं। समझ गए? तो इम्पैक्ट ज्यादा है देखने का। ये लोग पढ़े लिखे थे। जब गांधी जी ने बोला कि हमको क्या करना है, इनके साथ फुली नॉन कोऑपरेट करना है, अंग्रेजों ने जो स्कूल, इनको इनके किसी भी चीज को हमको सपोर्ट तो करना ही नहीं है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे। इनके जो स्कूल है वहां मत जाओ, इन्होंने जो जॉब दी है वो जॉब करने मत जाओ, इनके कॉलेजेस मत जाओ, इनके अगर टीचर हो तो जॉब छोड़ो, लॉयर्स हो तो प्रैक्टिस छोड़ो। टाउन और सिटी में ये लोग ज्यादा मैम थे, तो इन लोगों का खाना मतलब जो इनका पैकेट फूड आता है। खाना तो यही, खाना तो इंडियंस खुद का ही खाएंगे, अंग्रेजों को थोड़ी खाएंगे। अंग्रेज तो बना भी नहीं मैम पाएंगे इंडियंस वाला। हाँ, वो जो बोला था ना कि उनकी कपड़े शॉप्स में मत कपड़े वो कपड़े मत करो। वो जो इंग्लैंड से कपड़े लाके बेचते थे मशीनों वाले, वो बाइकआउट करने थे। बाइकआउट भी फॉरेन गुड्स, फॉरेन से आई जितनी भी कॉमोडिटी है उनको तो छुएंगे ही नहीं हम, हमारे लिए तो वो पाप के समान है। तो क्या हुआ, स्टूडेंट ने अपनी स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इस चक्कर में टाउन्स और सिटीज में ये ज्यादा दिखने लगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा रहते भी हैं टाउन्स और सिटीज में, मिडिल क्लास लोग, ये इम्पैक्ट ज्यादा दिखने लगा। बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन ही बाइकआउट कर दिए लोगों ने। तो बाइकआउट कर दिए, बोले कि तुम लोगों का इस इलेक्शन का फंडा ही हमको समझ नहीं आता, हमको तुम्हारे कराए हुए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, तुम क्या हमको रिप्रेजेंटेशन दोगे अपनी पार्लियामेंट में, तुम भागो यहाँ से, हम अपनी पार्लियामेंट खुद बनाएंगे। समझ गए? लोगों ने स्टेट्स में इलेक्शन बाइकआउट करने शुरू कर दिए, लेकिन साउथ उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। तो मद्रास में और साउथ के और भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। साउथ की कम्युनिटी नॉर्थ की कम्युनिटी से 1857 के रिवॉल्ट में भी नहीं ज्यादा मिली जुली थी। दो अलग अलग इंडिया थे उस वक्त। तो गांधी जी ने पूरे कंट्री का टूर कर करके दो इंडिया को एक इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, वरना नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अलग अलग जिंदगी जीते थे, एकदम अलग। लैंग्वेज ही नहीं समझ आती किसी को, नॉर्थ इंडियन हिंदी बोलते हैं, साउथ इंडियन पता नहीं क्या बोलते हैं, तो बात ही नहीं होती थी। लेकिन गांधी जी ने और पटेल जी ने मिलकर मैम आपको पता है ये जो अभी ये गेम हुआ था ना, जिस दिन आप जल्दी बोला था, उस दिन सागर सर ने एक तमिल लीडर की वो चला दी, वो स्पीच दे रहा और हमें पूछते कि अच्छा बताओ इसमें वो क्या बोल रहे हैं। अब हमारे में कोई तमिल था ही नहीं, हद है। ये सागर सर तो तभी गेम खिलाते हैं जब मैं क्लास में ना हूँ, तभी खिलाते हैं। ओके, काउंसिल के जो इलेक्शन है वो बहुत जगह बाइकआउट करेंगे, लेकिन मद्रास में हुए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसको जानना। हम बस ये देख रहे हैं कि टाउन्स में, हाँ तो बोलो टाउन्स में भैया हुआ है, लोगों ने स्कूल कॉलेज भी छोड़े हैं, टीचर्स ने, लॉयर्स ने जॉब छोड़ी, लेकिन ये नॉर्थ में ज्यादा हुआ, साउथ में कम। ठीक है, जब बाइकआउट करने लगा लोगों को कि बाइकआउट करो बाइकआउट करो, बाइकआउट मूवमेंट का मतलब फॉरेन की सारी गुड्स को बाइकआउट करो, तो नॉन कोऑपरेशन में सब कुछ बाइकआउट कर दिया हमने। जब स्कूल कॉलेज पढ़ना छोड़ दिया तो तुम्हारा सामान खरीदेंगे,
बायकॉट करने में लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ जितने थे उन सबको रिजेक्ट करना शुरू करा। लोग केवल इंडियन क्लोथ पहनने लगे। खादी फेमस हो गई क्योंकि गांधी जी चरखा चला चला करके बनाते थे अपनी खुदी की धोती और खुद ही पहनते थे। तो लोगों ने बोला कि अब हम भी खादी पहनेंगे, कुछ और नहीं हाँ, पहनेंगे। टाइम अब पास मिलता था, मैम खादी तो बहुत एक्सपेंसिव ऐसे होता बहुत था ना, इसीलिए करते फिर वो रहते थे। खादी विड्रॉ। एक्सपेंसिव इसीलिए होता था क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता था। वो ओरिजिनली एक्सपेंसिव नहीं है, बट मशीन से बने हुए कपड़े और हाथ से बने हुए कपड़ों में फर्क है ना बेटा। हाथ से इंसान 1 महीने में एक कपड़ा बनाएगा, मशीन से 1 दिन में 1000 बन जाएंगे। वो ऑब्वियसली सस्ता प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, पर ये गांधी जी इतना मूवमेंट वगैरह करते रहते थे, फिर भी इनके पास इतना टाइम कहाँ से रहता था खुद ही अरे वो मोमेंट वो बता दो, वर्क फ्रॉम होम था, वो फोन से चलता था मोमेंट। उनको तो बस चरखा ही चलाना होता था घर बैठ के। सही है उनका, तो उनके चक्कर में रास्ता भी उनकी भक्त हो जाती ना अगर तू खुद पैदा होती। रास्ता तो बिल्कुल गांधी जी बनने की कोशिश में ही है। उसको बहुत अट्रैक्ट हो गई है कि कोई घर बैठे इतना कैसे कर सकता है। ठीक बस है। फोन नहीं था, नहीं तो वो बन भी जाती। अगर अभी उस जमाने में तो फोन नहीं था, अगर फोन होता तो क्या करते गांधी जी। अभी तो ये समझो कि इतना ज्यादा इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं था तब, होते तो गांधी जी क्या हो जाते। चलो लेस देन अ मिनट रिजॉइन करो, फिर बात करती हूँ।